वो पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, क्योंकि पांपोर दक्षिणी कश्मीर के कर्णजाल इलाके में रोड ओपनिंग पार्टी जो कि सीआरपीएफ की थी, उस पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई और बताया जाता है कि मिलिटेंटों की इस फायरिंग में 2 सुरक्षा बल जो है जख्मी हुए हैं, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। शहरी श्रीनगर, साउथ कश्मीर, पांपोर नेशनल हाईवे और कर्णजाल और आसपास के इलाके में सैफरान वैली में इस तरह का अटैक जो है कई जगहों पर होने के बाद अब मिलिटेंटों ने सैफरान वैली, पांपोर के कर्णजाल इलाके में रोड ओपनिंग पार्टी पर अटैक किया, जिसके बाद आर्मी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार, सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी और तनवीर सादिक को आज श्रीनगर के नौगाम इलाके में देखा गया और शुहुल मोटर्स के एक गाड़ी की लॉन्चिंग सेरेमनी में ये लोग वहां पे मौजूद रहे। इस बीच में गुलिस्तान न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद बेरोजगारी हुई है और लाखों नौजवान यहां पे बेरोजगार हुए हैं, उनको अपने जो काम है उनसे हाथ धोना पड़ा। और उनका यह भी कहना है कि अब अल्लाह करे कि ये कोविड-19 जो वबाई बीमारी है खत्म हो जाए और यहाँ के जो नौजवान हैं उनको दोबारा से रोजगार मिले। एक सियासी सवाल के हवाले से जहां पे हमारे साथी ने उनसे सवाल पूछा था कि जो अपनी पार्टी के जो सरपरस्त है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने जिस तरह कहा कि आर्टिकल एब्रोगेशन के हवाले से जिस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ हासिल होने वाला है, और उन्होंने कहा कि यहां की रीजनल पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कुछ जवाब नहीं दिया, कोई भी बात नहीं कही। इन सवालात पे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। और क्या मामला हुआ, क्या कुछ बात हुई है, आप सुनिए हमारे साथी सईद तजमुल की जुबानी। समझता हूं कि इंशाअल्लाह दिल्ली वाले हमारे साथ इंसाफ करें इस रियासत के साथ, और जो उनने फैसला 5 अगस्त को पिछले साल किया उसको रिवर्स करें, तो यहाँ इंशाअल्लाह सब कुछ चीज चलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगर उसके लिए उनका बहुत योगदान होना चाहिए, तभी यहाँ हो सके, नहीं तो बेकारी कभी कम नहीं होने वाली। तो अपनी पार्टी का कहना है कि रीजनल पार्टीज कोई 370 और स्टेट को रेस्टोर नहीं कर सकता, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट करेगी। यहाँ के लोग करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुख्तसर बातचीत हुई, लेकिन 370 और 35 का सवाल मुकम्मल तौर पर टाला, कोई जवाब नहीं दी। लेकिन जाते जाते कहा कि यहाँ के लोग करेंगे। मार्केट के बारे में कहा कि मार्केट में जो बेरोजगारी हुई, काफ़ी ज़्यादा इन शोरूम उस पर काम करते थे और सेल्स बॉयज़ और बाकी वगैरह जो सर्विस के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपील की कि शायद वक्त बदल जाएगा और दोबारा वही माहौल होगा। लेकिन सियासी मामलात में कोई भी बातचीत नहीं की और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। गालिबन ये मामला साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल 370 गुपकार डिक्लेरेशन 13,000 सीटों के लिए, पंचों के निशस्तों के लिए जो इंतखाब होना चाहते हैं, फिलहाल सियासत से दूर होना चाहिए। बात अलग है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत से दस्तबरदार हो रही है या इन मामलात को, सवालात को टालने की कोशिश कर रही है। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे 4G इंटरनेट सर्विस के हवाले से, जहां एक तरफ सरकार ने पहले 21 अक्टूबर का वक्फा लिया था कि 21 अक्टूबर तक किसी और अजला को नहीं जोड़ा जाएगा 4G इंटरनेट सर्विस के साथ। अब खबरें आ रही है कि बांडीपोरा और सांबा को 15 अक्टूबर तक वहां पे इन दोनों अजला में अब रेस्टोर किया जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो मेरे साथी इरफान फाजिल बराह रास्त इसी मुद्दे पर जुड़े हैं। इरफान, क्या कुछ खबरें आ रही है 4G इंटरनेट सर्विस के हवाले से, जहां एक तरफ सरकार ने 21 अक्टूबर तक ना की बात कही थी कि किसी और अजला में नहीं होगा, अब खबरें 15 अक्टूबर तक 2 अजला को जोड़ने की जो सामने आ रही है, क्या कुछ पूरी सिचुएशन है? देखिए रूफ, अगर बात करें 4G सर्विस जो है ये कश्मीर का एक पिलर है, और खुसूसन मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से हर एक शोबा मैक्सिमम इसमें मुतासिर हुआ है। अगर बात करें स्टूडेंट्स फेटर्निटी है, साथ साथ IT डिपार्टमेंट हो, ताजिर हो, हर एक स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए काम हो रहा था। जबकि लॉकडाउन को लेकर बात करें, कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला, उसके बाद लॉकडाउन पर सिचुएशन जुड़ी, बोला कि घर बैठे काम करना है। मगर आजकल डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जबकि आज आप प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात
بات ہے اس میں ایک زبردست امپیکٹ رہا, ایک بہت بڑا ہیمر رہا ہے. فی الحال جس طریقے سے پہلے بھی گاندربل کو لے کر بات کی گئی, ادھمپور کو لے کر, اب سامبا اور ساتھ ہی ساتھ بانڈی پورہ کی خبریں آ رہی ہے, اور پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ 21 اکتوبر تک جو ہے اسے بین ہوگا, اور اس کے بعد جو سچویشن ہوگی دھیرے دھیرے اسے بحال کرنے کی بات ہوگی. مگر جس طریقے سے اب خبریں آ رہی ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ سامبا سے کو لے کر یا بات کریں بانڈی پورہ لے کر, کیونکہ کہیں نہ کہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کو لے کر میں بات کروں تو کچھ ایسا ججمنٹ یا ڈیسیجن ضرور ہوگا کہ جسے لگ رہا ہوگا کہ کچھ ایسے بیلٹس ہے جہاں پر کوئی ایسی سچویشن نہیں بنتی ہوگی گراؤنڈ پر جس سے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کو لے کر سچویشن ہو. ان کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ دو ایسے اضلاع ہے جہاں پر سیف اینڈ سیکورٹی کو لے کر, زونز کو لے کر میں بات کروں, جہاں پر سیکورٹی کے ساتھ ساتھ 4G کو باہر کیا جا سکتا ہے. اب آنے والی ٹائم میں دیکھنا ضرور یہ ہوگا کہ اگر جس طریقے سے دھیرے دو سیکٹرز کے ساتھ دو ضلعوں کے ساتھ اس 4G کو ریسٹور کیا جا رہا ہے, آنے والے ٹائم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نمبر آف اور ڈسٹرکٹ جو ہے اسے بڑھایا جا سکتا ہے. عرفان میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, جہاں آپ ٹرائل بنیادوں کی آپ نے بات کی, گاندربل اور جو ادھمپور میں پہلے ٹرائل بنیادوں پہ اس کو کھولا گیا ہے, اگر ان دو اضلاع کی بات کریں 1 مہینے سے زیادہ وقفہ گزر گیا, وہاں پہ ریسٹور ہے, مگر وہاں پہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ کہیں اس کو مس یوز کیا گیا ہے یا کہیں غلط طریقے سے ان پہ کوئی ویڈیوز یا نشریات ان پہ ڈالی گئی ہے, ایسی کوئی خبر تو نہیں آئی جس کو, کیونکہ پوری طرح سرکار اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے, ہوم منسٹری اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے. تو اب بار بار یہ کہنا کہ ٹرائل بنیادوں پہ اور اضلاع کو جوڑا جائے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیونکہ متاثر ہو رہا ہے یہاں کا ہر ایک طبقہ. یہاں کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو 80% ڈیولپمنٹ رکی پڑی ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کی چیز کو میں ضرور جوڑنا چاہوں گا دو سچویشنز کے ساتھ. ایک تو سب سے پہلے اگر آن لائن ایجوکیشن کو لے کر بات کریں تو اس میں 2G سپیڈ پر جب کی بات ہوتی ہے یا کام ہوتا ہے تو وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں جب ہم اس وقت چاند پر چڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کو لے کر کوئی ایسی نوبت سامنے نہیں آئی ہے, کیونکہ بہت بڑا سوال یہاں بنتا ہے ان پرائیویٹ کمپنیز کا جن کو ایک ایشورنس اور الاونس ملی ہے 5G چلانے کی. دیکھیں اگر میں بات کروں جیو فائبر جو یہاں پر چل رہا ہے یا دیگر لیز لائنز جو چل رہی ہے ایئرٹیل کی, اس پہ آپ 4G 5G جو ہے سروسز لے پا رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ غریب لوگوں کا یہ بھی سوال ہے یہاں پر, ان سٹوڈنٹس کا سوال ہے جن کے جو والدین ہیں ریڈا چلا کے پٹری پر کام کرتے ہیں, جو فیس جمع کر کے یہ سروس جو ہے یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے. مگر سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اس لیوش ایکٹیویٹی کو انجوائے وہی لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک سائڈ سے اگر آپ 4G کو لے کر بین کر رہے ہیں, مگر باقی کمپنیز کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ 5G 4G دے دیجئے, لیز لائن کے تھرو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اور ہیمر جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے خاص طور پر اسی طبقے کو سفر کرنی پڑ رہی ہے جس کے پاس جو ایک غریب طبقہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ٹرائل بیسس پر ہی یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ اس بات کو ضرور جوڑیے جو آلریڈی پچھلے 10 مہینے سے یہاں پر کاروبار کر رہی ہے. 15 سے 17 ہزار کنیکشنز آلریڈی کشمیر میں لگے ہوئے ہیں, اور جس میں آلریڈی آپ کے پاس 150 Mbps سپیڈ جو ہے مل رہی ہے, یعنی 700-800 ہزار سے لے کر 2 لاکھ روپے تک یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے. پھر سب سے بڑا کوسچن مارک 4G کو لے کر ایک غریب انسان کے ساتھ کیوں؟ چلے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. عرفان فاضل ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے تھے 4G انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے. جہاں سرکار خدشات کا اظہار کر رہی ہے وہاں یہیں پر مختلف کمپنیاں جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور مختلف کمپنیاں یہاں پہ فائبر جو انسٹال انہوں نے کیا ہے لوگوں کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ دے رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ پیسہ مل رہا ہے. اور جو طبقہ غریب جو طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ غریب کا بچہ شاید فائبر نہیں لگا سکتا ہے, وہ ہائی انٹرنیٹ سپیڈ گھر نہیں لا سکتا ہے. اس کے لیے ذریعہ تھا 4G انٹرنیٹ سروس, جس کے لیے سرکار ہاں یا نہ میں ہی ابھی فیصلہ دے رہی ہے. ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے, جہاں ایک طرف سرکار وعدے کر رہی ہے کہ محکمہ تعلیم کے حوالے سے سرکار بہت کوششیں کر رہی ہے اور امپلیمنٹ نئی سکیموں کو کیا جا رہا ہے, متعارف کیا جا رہا ہے, اور سرکار کے دعوے ہے کہ بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے حوالے سے سرکار کوششیں کر رہی ہے اور گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے. مگر جو صورتحال زمینی صورتحال ہے وہ ہم آپ کی نظر کریں گے. آج ہم بات کریں گے دودکل لہرو کوکرناگ علاقے کی. 1925 میں وہاں پہ ایک سکول کو قائم کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اس ٹائم جب 1925 میں اس کو قائم کیا گیا وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں وہ سکول کو رکھا گیا ہے, اور آج تک وہ سکول پرائیویٹ بلڈنگ میں ہے. اگرچہ ہائی سکول کا درجہ اس کو دیا گیا ہے, 100 سے زائد بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. پرائیویٹ بلڈنگ میں اتنے سالوں سے سکول قائم ہے اور بلڈنگ کی حالت خستہ ہے, بچوں کو بہتر تعلیم نہیں مل رہی ہے, بچوں کو بہتر سہولیات نہیں مل رہی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں نیچے
दुकानें बनी हो, वहां ऊपर वाली मंजिल में आपने स्कूल रखा है जहां पे बच्चे ज़ेर तालीम है, वॉशरूम का इंतजाम नहीं है, बेहतर एकोमोडेशन नहीं है। ये सरकार के वादे हैं और लोगों ने इस हवाले से नाराजगी का इजहार किया, स्कूली बच्चों ने इस हवाले से नाराजगी का इजहार किया। 1925 में कायम किया गया स्कूल, जहां आज तक उस स्कूल की सरकारी जो इमारत है वो तामीर नहीं हो पाई है। क्या कहना है बच्चों का, वहां के लोगों का, जो अवकाफ के सदर है उनका, आए आपकी नजर करते हैं। नाम बिस्मा मंजूर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दत्तकुल मतलब इसमें पढ़ती हूँ। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है। हम जब क्लास में बैठते हैं तो हमें आजकल ये बीमारी है जिसकी वजह से बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम क्लास में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम एक रूम में 10-10 क्लासेस बैठे होते हैं। तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा स्कूल भी सीधा नहीं है, हम कैसे मतलब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और हमारा प्ले ग्राउंड देखो, यहाँ पे हम खेल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा स्कूल सीधा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दरनमंदान दिल कर चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन कि अस कुन दीतो तवज्जो 1950 पे तो वनकस तायत यस बेबसी सपदे बेहाली वनकस ये स्कूल बिल्डिंग गवर्नमेंट दिवान वनस तायत ये स्कूल की खातिर ग्राउंड वनकस सान बचन ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल दोदकोल लोरस वनकस कह फैसिलिटी यस वनकस दावा एजुकेशन नो एजुकेशन यमो तरतीब दिस प्रानसी वनकस तायत कुन किस्म सहूलियत वजम और नई मोदबान गुजारिश करान कि तथ दफ्तरस ब्रोट कन नाला गसो तम खुद बेहतर तो अफजल। मे उम्मीद कि आज DC साहब बड़ कत बोजन वाल DC साहब तैनात कर्म डिस्ट्रिक्ट अनंतनागस वन मे लास्ट उम्मीद बेबसी हस वनकस वस तम बह सपदोमुत आज बह उम्मीद किरण हे तमिस ब्रोट कुन दावा करान कि सह कर फौरी तौर बिल्डिंग चार बे ग्राउंड चार बे लैंड अम खातर यह डोनेट कर चार फौरी तौर। यह मे मोदबान गुजारिश। चलिए, ये एक पहलू था सरकारी वादों का, जहां पे महकमे तालीम के हवाले से जिस तरह वादे किए जाते हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की बात है कि 90 सालों के अंदर भी सरकारी बिल्डिंग जो है स्कूल के लिए तामीर नहीं हो पाई। अब दूसरा पहलू है शीरपोरा संग्रामा इलाके का, जहां पे 2 मिडल स्कूल बनाए गए हैं। जो बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है, अगरचे वहां पे सरकारी बिल्डिंगें तामीर भी की है, लोगों ने जो लैंड भी डोनेट किए हैं, मगर जो बिल्डिंगें तामीर की गई है वो खस्ता हो चुकी है। वहां के लोगों ने भी शिकायत की है सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से और इंतजामिया के हवाले से और स्कूलों को दर्जा देने के हवाले से। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपकी नजर करते हैं। तकरीबन 6 साल से ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब जो हमारे जो पारा मोहल्ला का स्कूल था, मिडिल स्कूल है, वो उसको हमने शिफ्ट कर दिया। ये जो बिल्डिंगें हैं यहाँ एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, तकरीबन 100 बच्चे हैं और ये इसमें मतलब ये हाई स्कूल के ये बिल्डिंग है, ये किसी भी वक्त इनको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ताकि हमें वहाँ मतलब स्कूल बिल्डिंग उस जो पुरानी बिल्डिंग है उसको मुनहदम करके डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बना दी जाए ताकि बच्चे 100 बच्चे तकरीबन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ बारिश वगैरह में नहीं आ सकते। पूरी खस्ता हाल है। गांव वालों ने बिल्कुल नहीं माना इन उस्तादों को कि यहाँ बच्चों को मत पढ़ाओ, कहीं मैदान में पढ़ाओ और यहाँ कहीं घर देखो, कोई कमरा देखो वहाँ पढ़ाओ, लेकिन यहाँ मत पढ़ाओ। बहुत मुश्किलात है सर, मतलब बारिश वगैरह में बहुत मुश्किलात होता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको घर ही में रहना पड़ता है, स्कूल नहीं आ सकते हैं। अब यही डिमांड है सर, मतलब अगर वहाँ वो जो बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग जो मुनहदम करके डिसमेंटल करके अगर 6 रूम या 5 रूम दे दी जाए ताकि हमारे बच्चों को आसानी हो जाए। जब भी हमारे बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं तो कुछ न कुछ हादसा हो ही जाता है, या भाग के आएंगे तो वो कहते हैं कि हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा है, यहाँ खतरा है, हमें हर रोज़ खतरा है। मैट्रिक अंडर मैट्रिक हमारा हर बच्चा यहाँ अंडर मैट्रिक ही होता है, मैट्रिक पास कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं होती है सर। वो यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? मैट्रिक पास करने के बावजूद भी वो हमारे इधर नौकरी का वो फार्म ही नहीं भर सकता है। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी है ही नहीं, यहाँ हमें कोई पूछता भी नहीं है। मैं कि हमें यहाँ से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दी जाए, तो हमारे लिए हायर सेकेंडरी दी जाए ताकि हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ हासिल कर सकें।
तो ऐसे हमारे बच्चे भी दरफदार है। जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैट्रिक पास हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से मैट्रिक पास करेंगे। चलिए नाज़रीन, आपने देखा दो पहलू हमने दिखाए आपको, सरकारी स्कूलों के हवाले से, महकमे तालीम के हवाले से। 90 सालों में बिल्डिंग तामीर नहीं हो पाई है, और जहां बिल्डिंग है उसकी देखरेख नहीं की गई है, उसकी मरम्मत नहीं हुई है, जो खस्ता हो चुकी है। जहां एक तरफ प्राइवेट बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है 90 सालों से, वहां 100 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम है, उनको मुश्किलात है। जहां पे सरकारी बिल्डिंग बनाई भी गई है, उस बिल्डिंग की देखरेख नहीं की गई है, जहां पे वो बिल्डिंग भी खस्ता हो रही है। तो ये महकमा एजुकेशन है। असल हकाइक जो है, जमीनी सतह के जो हकायक है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सरकार वादे कर रही है, जो अब मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है, यहां पे हर एक स्कूल को फुली अकोमोडेट करने की बात हो रही है, ये असल हकायक है। कहीं वादे हैं और उन वादों को जमीनी सतह पे नहीं जो अमलाया जाता है, ये असल हकायक है उन वादों के। चलिए नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। सिक्किम सोरा की अगर हम बात करें, वहां के पैरामेडिकल जो स्टाफ है, नर्सेज हैं, उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज की वजह उन्होंने बताई कि जो अस्पताल इंतजामिया है वो तानाशाही चला रही है। कोविड के हवाले से उन्होंने कहा कि कोविड में जो ड्यूटी शेड्यूल रखा गया है उसमें ज्यादातर जो पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं उनको ड्यूटी रखी जा रही है, और उनके लिए घर जाना बड़ा मुश्किल है, या अगर वो जाती है तो सुबह वो ऑफिस आती है और शाम रात देर गए वो घर पहुंचती है। तो तानाशाही जो है वो अस्पताल इंतजामिया दिखा रही है। डॉक्टर्स जो है या बाकी जो लोग हैं उनकी ड्यूटी में नरमी दी जा रही है, और पैरामेडिकल को सख्त ड्यूटी दी जा रही है कोविड-19 के हवाले से। क्या कहना है इन लोगों का, इन नर्सिस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, आइए आपकी नजर करते हैं। हम नर्सिस स्टाफ फ्रॉम सिक्किम, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारा चेन खराब कर दिया गया है। हमारा जो भी रोस्टर आज तक 25 सालों से चल रहा था उस पर आज पानी फेर दिया गया। आज 3 टायर रोस्टर लगाया, वो भी क्या, रात के 8:30 बजे हमें सोरा से निकलना है, लोगों की खिदमत करके रात के 10 बजे हमें घर पहुंचना है, वो भी अंधेरे में। क्या कोई बहन वाला नहीं है, क्या कोई माँ वाला नहीं है, क्या कोई बेटा वाला नहीं है जो ये सुन पाए और इस पे हमें इंसाफ करे? क्या हम यही चाहना चाहते हैं कि कम से कम इस रोस्टर को खत्म करो। जैसे इस वक्त तक इंस्टीट्यूट चल रहा था, कौन प्रॉब्लम हो रही थी इंस्टीट्यूट में वो दूर करो, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करो जिससे सारा इंस्टीट्यूट खराब हो जाएगा, जिससे सारा हमारा जो चेन खराब हो जाएगा, सारा नर्सिंग स्टाफ डिप्रेशन में जाएगा। ये कोई हाल नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम है, ड्यूटी के खिलाफ ड्यूटी हम तो करेंगे, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है कि रात के 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से निकलें और रात के 10 बजे हम घर पहुँचे। हम यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि कम से कम हम पे इंसाफ करो। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे आरजी मुलाजमों के हवाले से। महकमे टूरिज्म के आरजी मुलाजमों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि काफी टाइम से ये लोग डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे डिपार्टमेंट में, और जो कुछ भी ग्राउंड लेवल का काम है वो इन मुलाजमों को सौंपा गया है, मगर इनके जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे क्योंकि इनको सैलरीज वक्त पे नहीं मिल रही है या तो नहीं मिल रही है। और साथ ही उन्होंने बजट के हवाले से भी कहा कि जो इस साल का बजट है उसमें इन मुलाजमों के लिए क्या कुछ रखा गया है, इस पे भी उन्होंने बात की। इन मुलाजमों की क्या शिकायत है, आइए आपकी नजर करते हैं। एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट जो आज रखा है यहाँ पे, वो हमने इसलिए रखा है 2014 से जो हमारी वेजेस है वो पेंडिंग पड़ी है, जबकि जम्मू वाले हैं उनको वेजेस बराबर मिल रही है और वो NIT साइट पे अपलोड भी नहीं हुए। और हम जो कश्मीर के टूरिज्म में जो काम करते हैं वो अपलोड भी हो गए हैं NIC साइट पे। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हम 2020 और 21 का जो बजट है उसमें हमें शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर थर्सडे तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो थर्सडे से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। सरकार के दावे, सरकार के वादे, लोगों तक फैसिलिटीज जो है उनको सहूलियत दी जा रही है, लोगों तक हर सहूलियत पहुंचाई जा रही है। और अब बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड खत्म हो गया, थर्ड इन प्रोसेस है और लोगों तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच रही है, लोगों के मामलात को एड्रेस करने की बात कही जा रही है। खलीलतर खान साहब का इलाका, वहां के लोगों ने शिकायत की कि जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है वो मुकम्मल नहीं हो रही है, उनकी बेसिक
बेसिक जो ज़रूरत है सरकार ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सड़कों का हाल खस्ता है, पीने के पानी के हवाले से शिकायत है, बिजली के हवाले से शिकायत है। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जिस तरह सरकारों ने वादे किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे किए थे, कहीं जमीनी सतह पे उन वादों को अमलाया नहीं गया है। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपकी नजर करते हैं। काफ़ी मुश्किलात है इस गाँव में। अगर हेल्थ की आप खुद आपने देखा कि यहाँ हमने खुद डिस्पेंसरी बनवाई थी औकाफ की 500 से, वो भी उसकी पोजीशन आपने खुद देखी है। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें श्रीनगर तक उसे ले जाना पड़ता है। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई मेडिकल का। बहुत से बार हमने कोशिश की कि हम BMO साहब से भी बात की हमने मेडिकल के बारे में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आज भी आपने खुद यहाँ आकर पोजीशन देखी है कि मेडिकल की पोजीशन क्या है। अब बराबरी होती है यहाँ, तो कोई पेशेंट होता है तो उसको हमें कानून पर ले जाना पड़ता है बीरवा तक, या अगर बीरवा से उसको रेफर करना पड़ता है श्रीनगर तक। कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं ये कि यहाँ पर ये अपग्रेड हो जाए, जो हमारी हेल्थ सेंटर है इसको अपग्रेड किया जाए, और यहाँ कम से कम एक लेडी डॉक्टर या एक डॉक्टर होना चाहिए। क्योंकि आज मौसम गर्मा में तो ठीक होता है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, लेकिन जब जो ही मौसम सरमा आता है तो बहुत सारी मुश्किलात होती है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आज़रा इंसानियत कि इसको नोटिस में लाए और ये जो मामला है इसको हल किया जाए। जो पावर की जो पोजीशन थी पिछले 50-60 सालों से बिल्कुल अबतर थी। मतलब उसका जो शेड्यूल था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था, बिल्कुल नहीं होता था। अब पिछले साल जो अब हमारा जो रिसीविंग स्टेशन वतरेल में आया था, तो बदकिस्मती से हायर अथॉरिटी ने उसका बिल्कुल मिसयूज़ किया है। जो हमारा जो कुछ गांव थे उसमें जो सफ़र कर रहे थे, मेरे ख्याल से 1975 में हमारी ये जो लाइन एस्टैब्लिश हुई हमारे कुछ इलाके का, लेकिन तब से हम बहुत सफ़र कर रहे थे। अब शायद हम कुछ देखते अच्छी बिजली का सप्लाई शायद अच्छी तरह से मुहैया होता है, लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि जो रिसीविंग स्टेशन आए हमारा यहाँ नज़दीक ही पड़ रहा था वतरेल में, हायर अथॉरिटी ने उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल करके बहुत सारे गाँव को उसको एंगेज किया, जो कि पावर स्टेशन रिसीविंग स्टेशन बीरवा के साथ पड़ रहे थे। और तब से लेके अब उन्होंने नहीं देखा कि उस वक्त में लोड शेडिंग का क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि आज हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वही हाल बिल्कुल वही है जो हम पिछले 50 सालों से गुजर उस वहाँ किया था, और बसर उसी वही मतलब वो डार्कनेस में हम आज वही फिर महसूस कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी उनके मुश्किलात के हवाले से। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से उन्होंने गुजारिश की है कि उनके मामलात को हल किया जाए। जहां बैक टू विलेज में सारे मामलात को लाने की बात कही गई थी, मगर आज तक इन जो शिकायत है, इन मुश्किलात का अजाला नहीं हो पाया। क्या बैक टू विलेज में लोगों की मुश्किलात सुनी जा रही है? उनका अजाला कब होगा? उन मुश्किलात को कब हल किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। मनोज सिन्हा जी ने जहां वो ग्राउंड पे आए हैं, जहां उन्होंने लोगों से बात की है, डायरेक्ट कांटेक्ट लोगों के साथ है और लोगों की मुश्किलात सुन रहे हैं, उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों को राहत महसूस हो। चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको राजौरी की खबर भी बताते हैं। महकमे तामीर आमा यानी PWD और R&B डिपार्टमेंट के जो आर्जी मुलाजिम हैं, उन्होंने आज राजौरी में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि एक तो उनकी मुस्तकिली से हवाले से सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए, और दूसरा कि उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही है। मुलाजिमों का क्या कुछ कहना है, आइए आपकी नजर करते हैं। 1994 से लेकर आज तक ना कोई रेगुलेशन पॉलिसी बनी है, और पेंडिंग वेजेस भी बहुत है रिलीज की। हम सरकार को अपील करते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको लागू किया जाए। हमने 72 घंटे की स्ट्राइक रखी है। हम PWD कैजुअल यूनियन खरंज की तरफ से आज 72 घंटे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, काम छोड़ हड़ताल पे। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, ये 25 साल से हम स्ट्राइकें करते आए। लेकिन जो भी सरकारें बहरी गूंगी जो भी सरकारें आई, उन्होंने हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया आज तक। लेकिन आज के बाद हम लॉलीपॉप खाने वाले नहीं हैं, और न ही हम पीछे हटने वाले हैं। लेकिन हमारी जो सिर्फ कोई लंबी बात हमारी नहीं है, 3 ही हमारे जो मुद्दे हैं। नंबर 1 जो हमारा रेगुलेशन पॉलिसी का है, और नंबर 2 जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, और जो हमारी पेंडिंग वेजेस है। और ये हम आपकी माध्यम से
जम्मू कश्मीर सरकार को, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जो पेंडिंग सैलरी है और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू करें और रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो जल्द लाए, अमल लाए। इस पे जो 72 घंटे की स्ट्राइक, काम छोड़ स्ट्राइक है, अगर इस पे कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला तो जो हमारी कमेटी है वो कमेटी डिसाइड करेगी, क्योंकि ये आगे भी अब बढ़ सकती है। अब ये चिंगारी बढ़ने में अब देर नहीं लगेगी। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।